मैं योगी जी के बारे में कह सकता हूं, मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है, इसकी कला आपको अच्छी तरह मालूम है। सियासत के सिरमौर पर बैठे शख्स की नीति और नियत ही नतीजे तय करती है और बीते 8 साल में सीएम योगी की अगुवाई में यूपी की जनता ने ये चीज जमीनी हकीकत पर उतरते भी देखी है। कभी बीमारू राज्य का तमगा लिए जो प्रदेश दंगों और खराब कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता था, सीएम योगी की मजबूत नीतियों का ही असर है कि अब वो प्रदेश निवेश के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है। योगी सरकार ने यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। देश की प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का लखनऊ में उद्घाटन हुआ है। आइए जान लेते हैं इस प्लांट की खासियत क्या है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सरोजिनी नगर में करीब 70 एकड़ क्षेत्रफल में बना है। इसे रिकॉर्ड समय में महज 16 महीने में बनाकर तैयार किया गया है। यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है। इसे भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। फिलहाल इसमें ई बस, ई ट्रैवलर और ई लोडिंग वाहन बनाए जाएंगे। यह प्रदेश की पहली ई बस निर्माण फैक्ट्री है। भविष्य में इसकी उत्पादन क्षमता को आसानी से बढ़ाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के हृदय लखनऊ की धरती पर इस आधुनिक फैसिलिटी की शुरुआत प्रदेश की औद्योगिक यात्रा में एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ की सरजमी पर इस ईवी फैक्ट्री की शुरुआत को प्रदेश के औद्योगिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर करार दिया। तो वहीं सीएम योगी ने 2017 से पहले के यूपी की बदहाली का जिक्र करते हुए नए यूपी की तस्वीर को सबके सामने रखा। ये वही उत्तर प्रदेश है 17 के पहले पहचान का मोहताज था, उपद्रव से ग्रसित था। आज उपद्रव नहीं, आज उत्सव का प्रदेश है। कोई महीना नहीं और कोई सप्ताह नहीं जब प्रदेश के अंदर उत्सव जैसा माहौल न हो, और वह स्थिति हम सबके सामने है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। पिछले 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने फैक्ट्री पहुंचकर ई बसों का अंदर से निरीक्षण किया और ई बस में सफर कर परियोजना का जायजा भी लिया। लखनऊ के केजीएमयू में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में फरार जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीज की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। केजीएमयू की विशाखा कमेटी ने डॉक्टर रमीज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। कमेटी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें महिला के शारीरिक और मानसिक शोषण मामले की जांच में रमीज को दोषी पाया गया है और उसे केजीएमयू से निष्कासित करने का ऐलान किया गया है। हालांकि केजीएमयू का कहना है कि धर्मांतरण के आरोप की जांच नहीं की गई है। इन्होंने इसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड करा है बेस्ड ऑन कि अकॉर्डिंग टू द विशाखा कमेटी एक्ट ये गिल्टी पाए गए हैं, ये दोषित पाए गए हैं। हमने विक्टिम का, एक्यूज्ड के फादर के सबके स्टेटमेंट लिए, फैकल्टी के, उनके डिपार्टमेंट के रेजिडेंट्स के, सबके हमने स्टेटमेंट्स लिए। तो एलिगेशंस हमें फर्स्ट डे पर ही काफ़ी सिवियर लगी, तो हमने उसी दिन रेकमेंड कर दिया कि जो एक्यूज्ड है उसको सस्पेंड कर दिया जाए टिल आवर इंक्वायरी इज ओवर एंड ही शुड ओनली कम टू द यूनिवर्सिटी जब हम उनको बुलाएं। वहीं इस मामले में नया मोड़ तब आया जब उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव शुक्रवार को केजीएमयू पहुंच गयीं। इस दौरान अपर्णा यादव भड़क गईं कि वो करीब 10 मिनट तक केजीएमयू परिसर में मौजूद रहीं, लेकिन उनसे मिलने कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। अपर्णा यादव ने केजीएमयू प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि महिला आयोग को शायद गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। उन्होंने केजीएमयू प्रशासन पर समय से कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। विशाखा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद संस्थान की जिम्मेदारी और जवाबदेही पर बहस तेज हो गई है। क्या महिला आयोग के पास आने के लिए केजीएमयू की वाइस चांसलर या अन्य किसी प्रशासनिक व्यक्ति का एक महिला को सपोर्ट लेना पड़ेगा? जिस बारे में उस लेडी डॉक्टर ने हमारे पास कंप्लेन करी वो सेक्सुअल असॉल्ट का अभद्रता थी। जब उन्होंने लगातार कंप्लेन करी और ये प्रकरण पिछले 6 माह से चल रहा है, जब लगातार उन्होंने ये कंप्लेन करी, उसके बाद जब वो मेरे पास दिसंबर में आई है
तो उनसे बोला गया कि आप महिला आयोग मत जाइए, हम विशाखा कमेटी बनाते हैं, विशाखा कमेटी की जांच रिपोर्ट आएगी। उसको भी, विशाखा कमेटी को भी अपनी तरह से तोड़ मरोड़ करके वो सारे सबूत जो है और साक्ष्य जो है सबको बताए गए। अपर्णा यादव ने दावा किया कि आरोपी रमेश केजीएमयू प्रशासन के संपर्क में था, लेकिन इसके बावजूद वो 2 दिन बाद फरार हो गया। उन्होंने विशाखा कमेटी की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि आरोपी को बचाने के लिए व्यक्ति विशेष के इशारे पर काम किया गया। यूपी समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। भीषण सर्दी के साथ कपकपी वाली ठंड ने आम जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। सुबह होते ही चारों तरफ घना कोहरा छा जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई जिलों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। कोहरे और शीतलहर के प्रकोप के चलते 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं, तो वहीं कई फ्लाइट्स भी अपने तय वक्त पर उड़ान नहीं भर पा रही हैं। सड़कों पर सफर करना मुश्किल हो गया है और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। यूपी समेत उत्तर भारत में भीषण शीतलहर जारी है। अयोध्या, झांसी, अमेठी, सुल्तानपुर, गाजियाबाद, मेरठ समेत करीब 35 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। लखनऊ समेत 33 जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात बने रहे। शुक्रवार सुबह मथुरा में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं गाजियाबाद में बूंदाबांदी हुई, जिससे मथुरा में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तो वहीं आगरा में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ठंड, शीतलहर और घने कोहरे के चलते कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल ठंड और कोहरे से राहत की उम्मीद कम है। अगले कुछ दिनों तक यूपी में शीतलहर का असर बना रहेगा। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकलें और ठंड व कोहरे से बचाव के पूरे इंतजाम रखें। संभल में एक बार फिर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन अब सीधे एक्शन की तैयारी में है। आपको बता दें कि हयात नगर थाना क्षेत्र के सराय तरीन इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजस्व विभाग की टीम तालाब की जमीन पर बनी इमारतों की नाप जोख करने पहुंची। पीते के साथ उतरी टीम ने मौके पर 40 मकान और दुकानों को चिन्हित कर लिया और यहीं से इलाके में बुलडोजर की चर्चा तेज हो गई। हालांकि कार्रवाई के दौरान किसी तरीके का विरोध देखने को नहीं मिला। वहीं जांच के दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। यह मामला संभल जनपद के थाना हयात नगर क्षेत्र की उपनगरी सराय तरीन के वाजिदपुर सराय का है। गुरुवार दोपहर 1 बजे नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल, कानूनगो चंद्रपाल सिंह, हल्का लेखपाल चंपत सिंह और लेखपाल राहुल कुमार धारीवाल के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने लगभग 2 घंटे तक तालाब की 5 बीघा भूमि की पैमाइश की और नक्शे के आधार पर भूमि को चिन्हित किया। दरअसल तहसील संभल के राजस्व रिकॉर्ड में गाटा संख्या 332, रकबा 332 एयर में 5 बीघा भूमि तालाब के रूप में दर्ज है। जांच में पाया गया कि तालाब की जमीन के एक हिस्से पर करीब 40 मकान बने हुए हैं, जो प्रारंभिक तौर पर 25 से 30 वर्ष पुराने प्रतीत हो रहे हैं। ये एक शिकायत मिली थी कि तालाब की जमीन पर जो मकान बने हुए हैं, तो उसी क्रम में आज हमने मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया। लगभग 40 मकान आ रहे हैं। पूरी विस्तृत पैमाइश के लिए हमें पूरी एक बड़ी टीम लगानी पड़ेगी। ये लगभग 5 बीघा जमीन है। पुराने रिकॉर्ड देखेंगे क्योंकि वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार जो हमारे जो अभिलेख हैं उसके हिसाब से तो तालाब है। तो पुराने रिकॉर्ड चेक करते हैं, देखते हैं क्या बात है और ये विस्तृत एक बड़ी टीम लगाकर जो इसकी पैमाइश की जाएगी। राजस्व विभाग का कहना है कि रिकॉर्ड के आधार पर जांच की जा रही है और पैमाइश के दौरान सामने आए तथ्यों को खंगाला जाएगा। वहीं संभल में तालाब की जमीन पर हुई यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन अब किसी तरीके की ढिलाई के मूड में नहीं है। अभियान आगे भी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में और इलाकों में जांच तेज हो सकती है। बता दें कि संभल में इससे पहले भी कब्रिस्तान और अन्य सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो चुकी है और अब तालाब की जमीन पर बने ढांचों पर सबकी नजरें टिकी हैं।